नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने महासागरीय तापमान और घनत्व की बात की, जिसमें हमने देखा कि तापमान का क्षैतिज वितरण कैसा है, लंबवत वितरण कैसा है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और हमने साथ साथ तापमान, लवणता और घनत्व के संबंधों के बारे में भी चर्चा की। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है महासागरीय जल परिसंचरण यानी ओशैनिक वाटर सर्कुलेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, महासागरीय जल परिसंचरण का आशय क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसका आशय है जल में होने वाली गतियों से है, यानी कि जो जल में, महासागरीय जल में किस प्रकार की गतियाँ होती हैं उनसे है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जल के क्षैतिज तथा लंबवत गतियों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जिसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो महासागरीय जल है वह तो या तो क्षैतिज गति करता है या लंबवत गति करता है, यानी कि ऊपर नीचे गति करता है। इसी को हम महासागरीय जल परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी गतियां होती हैं, जिसको क्या क्या अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहला आपका है सागरीय तरंग का तात्पर्य तथा संगठक सागरीय, ठीक है। जिसमें आपकी सागरीय लहर, सागरीय धाराएं, ज्वारीय तरंग और सुनामी को शामिल किया जाता है। यानी कि महासागरीय जल परिसंचरण में इन चार चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है। महासागरीय लहर यानी कि वेव, धाराएं यानी करेंट्स, ज्वारीय तरंग यानी कि टाइडल वेव्स और सुनामी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सागरीय लहरें, ओशैनिक वेव्स क्या होती हैं। जल का अपने ही स्थान पर, ये वर्ड आप याद रखेंगे कि अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करना लहर कहलाता है, ठीक है। यानी कि लहरों में जो जल है उसकी गति नहीं होती है, वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करता है, ठीक है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहर का सृजन करती है। यानी कि लहरों की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, तो पवनें हैं। ये क्या करती हैं, जल को रगड़ती हैं, यानी कि रगड़ते हुए चलती हैं, जिससे लहरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम। लहरें सागरीय जल की सतह के समानांतर नहीं होती हैं, वरन उनका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे हो जाता है, ठीक है, नीचे हो जाता है। यानी कि जो जल है, यानी कि जो लहरें होती हैं, मान लीजिए कि आपका ये जल भरा हुआ है सागरीय लहर, ठीक है। तो अगर लहर उत्पन्न होगी तो इसके समानांतर नहीं होगी, बल्कि ऊपर नीचे गति करेगी, ठीक है। और जब ऊपर नीचे गति करेगी तो इस तरह लहरों का सबसे ऊंचा भाग, उठा हुआ भाग शीर्ष कहलाता है, यानी क्रेस्ट कहते हैं, तथा सबसे नीचे का दबा हुआ गर्त, नीचे का दबा हुआ जो भाग है उसे हम गर्त कहते हैं, यानी कि ट्रफ कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसे आगे डायग्राम में देखेंगे कि क्या होता है ये। इसके बाद है अगला है कि दो शीर्ष के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी, ये भी आप याद रखेंगे, क्षैतिज दूरी को लहर की तरंग लंबाई कहते हैं, यानी कि लहर की लंबाई कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग कहते हैं, यानी कि वेव स्पीड ये कहते हैं, ठीक है। और दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं, यानी कि वेव पीरियड आपका क्या है, दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, समय को लहर अवधि कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अधिक गहरे जल में लहरों का आकार सर्वाधिक होता है, यानी कि अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागर के जब बीचों बीच जाते हैं तो लहरों का जो जल है, यानी कि आकार है, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। और छिछले सागर में इनका आकार कम होता है। जिस जल स्तर पर होकर लहरें अग्रसर होती हैं उसे हम फेज कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यह महासागर आपका भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है महासागर,
तो जिस जल स्तर पर, यानी कि ये वाले जल स्तर पर जो लहरें गतिशील होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। मान लीजिए कि जल स्तर की जो ऊंचाई है वो है आपकी 2 मीटर है, ठीक है। तो यानी कि आपका फेज कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इस डायग्राम में लहर के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। जैसा हमने कहा कि लहर चल रही है, आपकी लहर इस प्रकार चलती है, ठीक है। ये आपकी लहर चल रही है। और अब आप फेज की बात की। फेज का मतलब जिस जल स्तर पर, मान लीजिए कि ये जल स्तर है, तो इस जल स्तर पर ये चल रही है तो ये आपका फेज कहलाता है, ठीक है। और 2 शीर्ष जो क्रेस्ट हैं आपके, या 2 गर्त, ये भी आपका गर्त है, टी यानी कि ट्रफ गर्त है आपका। तो 2 शिखरों के बीच तथा 2 गर्तों के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। और गर्त और शीर्ष की ऊंचाई लहर की ऊंचाई कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इस वाले भाग में भी दिखाया गया है कि ऊंचा उठा भाग क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। और नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें दिखाया गया है निम्न आवृत्ति तरंगों को दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि जो वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक लंबी होगी उनकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी, ठीक है। और जिन लहरों की जो शीर्ष है या तरंग लंबाई है जितना कम होगा उतनी ही उनकी उच्च आवृत्ति होगी, ठीक है। यानी कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के मध्य, ठीक है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि तरंग लंबाई यदि अधिक है तो आवृत्ति कम होगी, और तरंग लंबाई यदि कम है तो आवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि सागरीय लहरों का जनन किस प्रकार होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ ओशैनिक वेव्स, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें देखते हैं हम। सागरों में लहरों का जनन किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो लहरों की भी अगर उत्पत्ति होनी है तो वो किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से ही होती है। तो अब देखते हैं कि ऊर्जा, या कह सकते हैं कि लहरों की उत्पत्ति निम्न संभावित कारण हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है, और हवाएं, ये पहला कारण है। विभिन्न घनत्व वाली 2 विपरीत स्वभाव वाली राशियाँ कौन सी, वायु राशि भी हो सकती है, जल राशि भी हो सकती है, का संचलन, ठीक है। स्वभाव आप याद रखेंगे कि ये गर्म भी हो सकती है और शीत भी हो सकती है, इसलिए 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों की बात की गई है, ठीक है। तीसरा है आपका महासागरों में विभिन्न घनत्व वाली जल राशियाँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि 2 विभिन्न घनत्व वाली जल राशियाँ, इनके कारण भी उत्पत्ति होती है, ठीक है। साथ ही सागरीय तटीय क्षेत्रों के जल में तटीय भाग का भूस्खलन द्वारा भी शैल राशियों का गिरना, तटीय भागों में भूस्खलन से भी आपकी लहरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। भूस्खलन का मतलब होता है ऊंचाई वाले भाग से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों का ढाल के सहारे नीचे तीव्र गति से सरकना भूस्खलन कहलाता है। तो यदि तटीय भागों में भूस्खलन होगा तो उससे भी लहरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सागरीय तली में विवर्तनिकी घटनाओं, यानी कि अगर सागर की तली में अगर विवर्तनिकी घटनाएं होती हैं, जैसे भ्रंशन, क्षेपण आदि से भी लहरों की उत्पत्ति होती है। सागरीय तली में अंतः सागरीय भूकंप, ठीक है, यदि सागरीय तली में भूकंप आते हैं, भूकंप से उत्पन्न लहरों को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है, का आना भी इनसे उत्पन्न लहरों का सुनामी कहते हैं। यानी कि अगर सागर तली भाग में भूकंप आते हैं तो उससे आपकी लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसे आप सुनामी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सागरीय तली में अंतः सागरीय ज्वालामुखी, यानी कि सागर की तली में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सागर भरा हुआ है, ठीक है, तो ये भाग उसका तली कहलाता है और ये भाग उसका तल कहलाता है। ये आप याद रखेंगे डिफरेंस, तली और तल में डिफरेंस, तल ऊपर वाला भाग और तली नीचे वाला भाग। तो तली में यदि ज्वालामुखी फट जाए या भूकंप आ जाए या विवर्तनिकी क्रिया हो जाए, जैसे भ्रंश और क्षेपण हो जाए, तो भी लहरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल
इनसे भी ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायुमंडलीय तूफान जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनसे भी लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम तूफान तरंग कहते हैं, यानी कि स्टॉर्म वेव्स कहते हैं, स्टॉर्म वेव्स कहते हैं। इसके साथ साथ मानव जनित क्रियाएं, यानी कि जो इंसान खुद क्रियाएं करता है वो कौन कौन सी, जैसे बड़ी बड़ी व्यापारिक जहाज़ों का चलना, ठीक है, आणविक परीक्षण यानी परमाणु परीक्षण करना तथा परमाणु विस्फोट करना, इन सब कारणों से भी लहरों की उत्पत्ति यानी तरंगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन सब कारकों में से हवा सागरीय लहरों की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है, ठीक है। यानी ये सब कारक तो लहरों की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन हवा प्रमुख है। तेज गति से चलने वाली हवा सागरीय सतह पर, सतह का मतलब तल, सागरीय तल यानी कि ऊपर वाला भाग, ठीक है, सागरीय सतह पर रगड़ यानी फ्रिक्शन द्वारा लहरों को जन्म देती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। वायु जनित तरंगों का आकार, गति व उनकी दिशा निम्न कारकों से नियंत्रित होती है, यानी कि जो वायु से उत्पन्न होने वाली लहरें हैं उनका आकार कैसा होगा, उनकी गति कैसे होगी, उनकी दिशा कैसी होगी, वो किन कारकों पर नियंत्रित होती है, ये हम देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहला है वायु की गति। वायु की गति कितनी अधिक है, एक दिशा में वायु के प्रवाहित होने की अवधि कितनी है, यानी कि वायु की गति और वायु की अवधि। फेज का विस्तार, फेज हमने देखा जिस तल पर, जिस जल स्तर पर सागरीय लहरें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, ठीक है। तो फेज का विस्तार, सागरीय सतह का वह भाग जिस पर वायु प्रवाहित होती है उसे हम फेज कहते हैं, ठीक है, तथा सागरीय दशा, इन सभी कारकों से लहर का आकार, दिशा व गति निर्धारित होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। वायु जनित सागरीय तरंगों का एक जीवन चक्र होता है पूरा पूरा, ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्न क्रमिक अवस्थाओं को शामिल किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि तरंग का एक जीवन चक्र होता है जो वायु द्वारा उत्पन्न होती हैं, और उनकी कुछ क्रमिक अवस्थाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। पहले लघु व तरुण तरंग का उत्पन्न होती है, यानी कि छोटे आकार की तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। तरंग लंबाई, तरंग ऊंचाई व गति के संदर्भ में तरंग का विकास, अंततः उसकी समाप्ति, जब तरंग या तो खुले सागर में या प्रतोड़न रेखा पर टूट जाती है तथा उसकी ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है, तो ये पूरा आपकी सागरीय तरंग का जीवन चक्र होता है, ठीक है। प्रतोड़न रेखा हम आगे भी देखेंगे अभी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सागरीय तरंगों के प्रकार। अभी हमने देखा सागरीय तरंग क्या होती हैं, लहर क्या होती है, लहर की उत्पत्ति के कारक कौन से हैं, और वायु द्वारा जनित तरंगों की आकार, दिशा व गति किस प्रकार नियंत्रित होती है। अब हम देखते हैं सागरीय तरंगों के प्रकार, ठीक है। सागरीय तरंगों को विभिन्न आधारों पर निम्न प्रकार, यानी कि विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से आधार पर हो सकता है, बल के आधार पर, ठीक है। तो बल के आधार पर कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो इन तरंगों की उत्पत्ति करते हैं। तो वायु जनित तरंग, सागरीय तरंग सबसे अधिक कॉमन तरंग होती है, यानी कि वायु द्वारा अगर उत्पत्ति होती है तो वायु तरंग। अंतःसागरीय भूस्खलन द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग हो सकती है। विवर्तनिकी कारणों से, यानी कि जो सागर की तली है वहाँ पर कुछ विवर्तनिकी कारण हो सकते हैं, जैसे आपका भ्रंशन और क्षेपण हो सकता है, उससे भी उत्पन्न होती है। इसके बाद सुनामी जनिक, सुमानोजनिक, यानी कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंग। ज्वारीय तरंग, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न तरंग, ठीक है। ज्वारीय तरंगों को हम ज्वार भाटा वाले चैप्टर में भी देखेंगे। तूफानी तरंग, यानी उष्णकटिबंधीय तूफानों से उत्पन्न होने वाली तरंग, ठीक है। तो इन बल के आधार पर इतनी प्रकार की तरंगें होती हैं। इसके साथ साथ अंतःसागरीय ज्वालामुखी उद्भेदन से उत्पन्न तरंग, यानी तली में अगर ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं गहराई के आधार पर। अभी हमने बल के आधार पर देखा है, अब हम देखते हैं गहराई के आधार पर। तो गहराई के आधार पर तरंगें तीन प्रकार की हो सकती हैं। गहरे जल की तरंगें, जिन्हें हम दोलन तरंग कहते हैं, यानी कि ओसिलेटरी वेव्स कहते हैं, जो गहरे जल में चलती हैं। छिछले जल में चलने वाली तरंगें, जिसे हम स्थानांतरणीय तरंग कहते हैं, यानी कि ट्रांसलेटरी वेव्स कहते हैं, यानी जो गहरे जल में चलती हैं वो दोलन तरंग, और जो छिछले जल में चलती हैं वो स्थानांतरणीय तरंग कहते हैं,
ठीक है। तीसरी है आपकी संक्रमणीय तरंग, यानी कि जो गहरे जल और छिछले जल के मध्य में चलती है उसे संक्रमणीय तरंग यानी ट्रांजिशनल तरंग कहते हैं। इसके साथ साथ नंबर तीसरा है भू आकृति के महत्व के आधार पर। अभी हमने देखा बल के आधार पर, गहराई के आधार पर, अब है भू आकृति महत्व के आधार पर। तो भू आकृति के आधार पर कितनी हो सकती हैं? रचनात्मक हो सकती है और विनाशात्मक हो सकती है, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। इसके साथ साथ तरंगों के टूटने के आधार पर, ठीक है, कौन कौन सी है? 3 प्रकार की होती हैं, स्प्लिंग ब्रेकर, ठीक है, फ्लेजिंग ब्रेकर और सर्निंग ब्रेकर। ये आप याद रखेंगे। यानी कि तरंगों के टूटने के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं, स्प्लिंग ब्रेकर, फ्लेजिंग ब्रेकर, सर्निंग ब्रेकर और कोलैप्सिंग ब्रेकर तरंग। ठीक है। अब इसके बाद अगला है बहुकारकों के आधार पर। इसमें भी हम देख लेते हैं कितने प्रकार की हो सकती हैं। बहुकारकों के आधार पर 3 होती हैं, स्वेल तरंग यानी कि जो वायु द्वारा जनित हैं, रोग तरंग या सुपर तरंग या मास्टर तरंग कई तरंगों के ओवरलैपिंग के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि रोग तरंग, सुपर तरंग या मास्टर तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है? जब कई तरंगें ओवरलैप कर जाती हैं। इसके साथ साथ है सर्प तरंग। ठीक है। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि ये होती क्या क्या है। सबसे पहले ये आपका दोलन तरंग यानी कि ओसिलेटरी वेव्स यानी गहरे जल की तरंग। ठीक है। दोलन या दोलायमान, सबसे पहले दोलायमान या दोलन तरंग यानी कि ओसिलेशन वेव्स। लहरों का सृजन अधिक गहरे जल वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है। यानी कि गहरे जल वाली तरंग है ये। इस प्रकार लहरों में जल की प्रत्येक बूंद वृत्ताकार, ये आप याद रखेंगे कि प्रत्येक बूंद वृत्ताकार रूप में गतिशील होती है। इस लहर में जल की गति लहर संग पर आगे की ओर है। इस लहर में जल की गति लहर संग यानी शीर्ष पर आगे की ओर, अग्रभाग में ऊपर की ओर तथा लहर गर्त में पीछे की ओर तथा पृष्ठभाग में नीचे की ओर होती है। पवन वेग के साथ पवन दिशा में ये लहरें निश्चय ही आगे बढ़ती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वृत्ताकार ही होती हैं, ये पवन की दिशा में आगे भी बढ़ती हैं। इसके बाद अगली तरंग है आपकी स्थानांतरणी तरंग या ट्रांसलेटरी वेव्स या छिछले सागर की तरंगें। ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। इसे एक श्रृंगी तरंग यानी कि स्थानांतरणशील तरंग को एक श्रृंगी यानी सोलेटरी वेव्स भी कहा जाता है। इस तरंग में जल गति तरंग संचरण दिशा में होती है, जबकि हमने पिछले वाले दोलन तरंग में देखा वृत्ताकार होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? जल गति तरंग संचरण दिशा में होती है। ठीक है। इस तरंग के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागर की तली तक समस्त जल एक ही दिशा में यानी तरंग संचरण दिशा में गतिशील होता है। ठीक है। यानी स्थानांतरणशील तरंग में आप याद रखेंगे कि जिस दिशा में लहर जा रही है उस दिशा का जो जल है वो ऊपरी सतह से लेकर सागर की तली तक संपूर्ण जल संचरण की दिशा में ही आगे बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद अगला आपका संक्रमणीय तरंग यानी कि ट्रांजिशनल वेव्स। उपयुक्त 2 प्रकारों की जो सागरीय तरंग है अर्थात गहरे जल की तरंग दोलन तरंगें, छिछले जल की तरंगें यानी स्थानांतरणीय तरंगों के मध्य उत्पन्न होने वाली सागरीय लहरों को संक्रमणीय या मध्यवर्ती तरंग कहते हैं, यानी दोनों के मध्य में जो उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। दोलन तरंगों, स्थानांतरणीय तरंगों तथा संक्रमणीय तरंगों की गति में जल की गहराई एवं तरंग दैर्घ्य के संबंध में विभिन्नता होती है, यानी कि गहराई और तरंग दैर्घ्य दोनों विपरीत होती हैं। ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम, छिछले जल की सागरीय तरंगों की गति जल की गहराई अधिक होने पर तरंग गति बढ़ती है, यानी कि छिछला सागर मतलब उथला सागर है तो तरंग की गति क्या है? अधिक है। ठीक है। और यदि गहरे जल की तरंग है तो गति तरंग दैर्घ्य जितनी बड़ी होगी तरंग की गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। यानी कि तरंग दैर्घ्य और जल की तरंग गति में सीधा संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य जितनी लंबी होगी गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। और छिछले सागर की तरंगें क्या होती हैं? गति बढ़ती है। ठीक है। आगे देखते हैं। जल की गहराई तथा तरंग दैर्घ्य दोनों संक्रमणीय तरंगों की गति को निर्धारित करती हैं। इसके बाद अगला है आपका दैत्याकार या रोग तरंग।
जिसे हम मोनस्ट्रस या रफ वेव्स भी कहते हैं, दैत्याकार या रोग तरंग, ठीक है, रोग वेव्स। कभी कभी अचानक अत्यधिक ऊंची ऊंची प्रचंड तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी अनियमित सागरीय तरंगों को रोग तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अत्यधिक प्रचंड एवं विध्वंसकारी होती हैं। इन तरंगों को सुपर तरंग भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी तरंगें जो अत्यधिक ऊंची ऊंची होती हैं, प्रचंडकारी और विध्वंसकारी होती हैं, उन्हें हम रोग तरंग कहते हैं, दैत्याकार तरंग कहते हैं, सुपर तरंग भी उन्हें ही कहते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव या विनाशी या डिस्ट्रक्टिव तरंग। ठीक है, भू आकृति दृष्टि से सागरीय तरंगों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, रचनात्मक व विनाशकारी तरंग। ठीक है, तो रचनात्मक कौन सी होती हैं आपकी? दीर्घ तरंग वाली, निम्न आवृत्ति वाली सागरीय तरंगें रचनात्मक स्वभाव वाली होती हैं। ये आप याद रखेंगे। दीर्घ तरंग मतलब जिनके मध्य में गैप अधिक होता है, ये भाग अधिक लंबा होता है, तो इसकी आवृत्ति कैसी होती है? निम्न आवृत्ति होती है। क्योंकि हमने देखा था कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में विपरीत संबंध होता है। यानी तरंग दैर्ध्य यदि अधिक है तो आवृत्ति कम हो जाएगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो दीर्घ तरंग और निम्न आवृत्ति वाली होती हैं वो कैसी होती हैं? रचनात्मक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनसे पुलिनों का संवर्धन और निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी तरफ छोटी तरंग दैर्ध्य व ऊंचे शिखर वाली उच्च आवृत्ति वाली, यानी छोटी तरंग दैर्ध्य, ऊंचे शिखर तथा उच्च आवृत्ति वाली सागरीय तरंगें विध्वंसक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये तीव्र ढाल वाले सागरीय तटों से टकराती हैं तो अपरदन करती हैं और पुलिनों का विनाश करती हैं, इसलिए इन्हें विनाशकारी तरंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो तरंग दैर्ध्य है ये ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, यानी कि इनके मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य छोटा है, ऊंचा शिखर है और उच्च आवृत्ति है। ठीक है, यानी कि ये एक समय में अधिक बार में गुजरती है, तो इसलिए इसे विध्वंसकारी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है वेवलेंथ, ये तरंग की ऊंचाई है, ये गर्त है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये शिखर है उसका। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो तरंगें हैं वो सतह से लेकर गहराई तक संपूर्ण जल स्थानांतरित होता है। ठीक है, जल कण पार्टिकल है, गहराई के साथ कक्षा का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, सागरीय तली की ओर कक्षा अंडाकार होती जाती है। इसके बाद है आपका सर्फ मंडल, यानी सर्फ जोन या ब्रेकर किसे कहते हैं देख लेते हैं। सागरीय तरंगें प्रायः सागरीय तट की ओर अग्रसर होती हैं, यानी कि महासागरों से महाद्वीपीय भागों यानी तट की ओर अग्रसर होती हैं, और जैसे जैसे ये तट के निकट होती जाती हैं जल की गहराई कम होती जाती है। ठीक है, इस कारण छिछले जल में, यहाँ छिछला होगा, छिछले जल में तरंगों का निचला भाग तली से रगड़ खाकर आगे चलता है। ठीक है, जैसे जैसे तट की ओर आती हैं तो क्योंकि जल जो सागर होता है वो छिछला होता है तटीय भागों में, तो जो लहरें हैं उनका जो नीचे वाला भाग है वो तली से रगड़ खाकर चलता है। ठीक है, परंतु इस अग्रिम गति में रगड़ के कारण रुकावट होती है। ठीक है, यानी आगे बढ़ते समय रुकावट होती है। इस कारण लहरों की ऊंचाई अधिक तथा लंबाई कम होने लगती है। यानी जैसे जैसे ये तट की ओर आती हैं तो इनकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती जाती है और लंबाई कम होती जाती है। तरंग श्रृंग, यानी कि जो तरंग का शीर्ष भाग होता है वह ऊंचाई अधिक हो जाने से वह टूटकर आगे गिरता है तथा तट की ओर चलता है। ठीक है, टूटकर तट की ओर चलता है। इस टूटी हुई जल की तरंग को सर्फ, ब्रेकर या श्वास कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, इसे सर्फ भी कहते हैं, ब्रेकर भी कहते हैं और श्वास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद तट से टकराकर जल पीछे की ओर लौटता है। ठीक है, परंतु यह जल तट की ओर जाने वाली तरंग के नीचे होकर पीछे लौटता है। यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि ये आपका महाद्वीपीय भाग है, ये आपका सागरीय भाग है, यहाँ से तरंगें जब उठती हैं तो ये वाला भाग छिछला होता है आपका, तो इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तथा लंबाई कम हो जाती है, जिससे टूट कर ये आगे बढ़ती हैं। ये तो सर्फ कहलाता है आपका। ठीक है, अब तट से टकराने के बाद ये पीछे भी लौटती हैं, तो पीछे जब लौटती हैं तो ये सागरीय ऊपरी भाग से नहीं लौटती है, ये नीचे वाले भाग से, यानी कि ऐसे जा रही हैं तो ये नीचे वाले भाग से ऐसे
जाने लगती हैं। ठीक है, तो जो नीचे से जा रही है उसे हम अधः प्रवाह यानी अंडर टो और बैक वाश कहते हैं। श्वास का मतलब जो आगे बढ़ रही है, और बैक वाश का मतलब जो पीछे हट रही है। ठीक है, लेकिन पीछे तो हट रही है, लेकिन कैसे? सागरीय सतह से नीचे हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जल पीछे की ओर लौटता है। यह अधः प्रवाह तटीय भाग पर अपरदन द्वारा उत्पन्न कंकड़ पत्थर आदि पदार्थों को अपने साथ बहाकर सागर की ओर ले जाता है। ठीक है, तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के शीर्ष संग टूटते हैं, यानी कि जिस भाग में तरंगें टूटती हैं, सर्फ के रूप में बदल जाते हैं। उसी दूरी से यदि तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा यानी प्लंग लाइन कहते हैं। या आप ये याद रखेंगे, प्रतोड़न रेखा क्या होती है, यानी तरंग लाइन क्या होती है, प्लंग लाइन क्या होती है। तो जहाँ पर तट की ओर बहने वाली लहरें टूटती हैं, यानी उनकी ऊंचाई टूटती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतोड़न रेखा कहते हैं। इसे हम आगे देखते हैं अभी। इस तरह प्रतोड़न रेखा पर पहुंचकर तरंगें सर्फ का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, सर्फ द्वारा तटीय भाग में काट छाट का कार्य होता है। इस चित्र के माध्यम से सर्फ और ब्रेकर को दिखाया गया है। मान लीजिए यहाँ पर लहरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आपके लहरों की उत्पत्ति हुई है। जैसे जैसे हम तट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, छिछला होता जा रहा है सागर। इससे आप देख रहे हैं कि लहरों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है तथा लंबाई कम होती जा रही है। ठीक है, और ये वाली जो भाग है, यहाँ पर ये तरंगे टूट करके आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जब टूट करके आगे बढ़ती हैं तो ये आपका सर्फ कहलाता है। इसे हम सर्फ मंडल कहते हैं। और ये एक लहर नहीं टूट रही, यहाँ पे कई सारी लहरें जब टूटती हैं, तो अगर तट के समानांतर एक रेखा खींची जाए, ये आपका तट है, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए तो इसे हम प्लंग लाइन या प्रतोड़न रेखा कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम। अब जो आपका सर्फ होती है या ब्रेकर या श्वास होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। सर्जिंग ब्रेकर, स्प्रिंग ब्रेकर, प्लंजिंग ब्रेकर। ठीक है, 3 प्रकार के ब्रेकर होते हैं आपके। सबसे पहला है स्प्रिंग ब्रेकर। इसमें जल लंबवत रूप में नीचे नहीं गिरता है। ये आप याद रखेंगे कि स्प्रिंग ब्रेकर में जल लंबवत रूप का मतलब ऐसे नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, वरन धीरे धीरे स्पिल करता है, यानी धीरे धीरे गिरता है। इसके द्वारा तट के पास झाग उत्पन्न होता है, जिस कारण सागरीय जल सफ़ेद झाग से आच्छादित हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका प्लेजिंग ब्रेकर। इसे हमने स्प्रिंग ब्रेकर, ये प्लेजिंग ब्रेकर है। इसमें तरंग शीर्ष पर जल टूट कर सीधा लंबवत रूप में नीचे गिरता है। इसमें क्या था? लंबवत रूप में नीचे नहीं गिर रहा था स्प्रिंग ब्रेकर में, लेकिन प्लेजिंग ब्रेकर में लंबवत रूप में टूटकर नीचे गिर रहा है। ठीक है, तथा तेजी से झाग युक्त सागरीय जल तट की ओर झपटता है। इसके बाद है आपका सर्जिंग ब्रेकर। जल तेजी से तट की ओर गतिशील होता है। ये आप याद रखेंगे, इसमें तट की ओर जल गतिशील होता है। पहले में क्या था? जल लंबवत रूप से नहीं नीचे गिर रहा था, दूसरे में नीचे गिर रहा था, लेकिन इसमें तट की ओर गतिशील होता है। इसके बाद एक धारा है आपकी बिलांचली धारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप याद रखेंगे। बिलांचली यानी लिटोरल करेंट्स या वेव। बिलांचली धारा तट के समानांतर प्रवाहित होती है। बस आप इसी की पॉइंट को याद रखेंगे, तट के समानांतर। ठीक है, तट के समानांतर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका महाद्वीप है, ये आपका सागरीय भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो लहरों को हमने देखा कि वो तट के लंबवत चल रही थी, यानी कि इस प्रकार लंबवत रूप से चल रही थी। लेकिन जो आपकी विलांचली धारा है, हमें लंबवत न चल के वो तट के समानांतर चलती हैं, यानी इस प्रकार चलती हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं विलांचली धारा कहते हैं। तथा अपरदित पदार्थों के परिवहन में अत्यधिक सहायता करती है। इसकी उत्पत्ति 2 रूपों में होती है। ठीक है, यानी कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो उत्पत्ति को जन्म देते हैं? जब पवन वेग से प्रवाहित होकर जल तट से टक्कर खाता है तो वह मुड़कर तट के समानांतर विलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। यानी तट से, मान लीजिए तट है आपका, तट से जब जल टकराएगा, ठीक है, तो टूटकर वो बाएं दाएं तो कहीं तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसी को अगर बाएं या दाएं गया तो वो समानांतर प्रवाहित होगा, यही आपका विलांचली धारा है। दूसरा कारण है आपका
पवन वेग के कारण जब सागरीय तरंगें तट से तिरछे रूप में टकराती हैं तो अधिकांश जल तट के समानांतर विलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जैसे आपका ये महाद्वीप है, ठीक है, ये आपका सागरीय भाग है। तो मान लीजिए कि अगर सागरीय जल तट से थोड़ा तिरछा टकराता है, इस प्रकार टकराता है, तब भी वो ऊपर आगे की ओर समानांतर ही प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम विलांचली धारा कहते हैं। इसके बाद है आपका तरंगिका यानी कि रिप करेंट्स, ठीक है, इसे देख लेते हैं। प्रतोड़न रेखा के बाद सागरीय लहर का जल जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है तो उसका जल कई रूपों में बढ़ जाता है। कुछ जल विलांचली धारा के रूप में यानी कि तट के समानांतर प्रवाहित होता है, ठीक है, और कुछ जल अधः प्रवाह का मतलब सतह के नीचे प्रवाहित होता है, सागरीय सतह के नीचे प्रवाहित होता है, वो आपका आधा प्रवाह होता है। तथा कुछ जल तट से लौटकर जल की सतह पर तरंग के रूप में सागर की ओर लौटता है, यानी कि जिस सतह पर वो आगे बढ़ता है उसी सतह पर वापस लौटता है। और जब इस प्रकार की तरंग होती है तो उसे तरंगिका कहते हैं, यानी कि रिप करेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये महाद्वीप है, ये आपका महासागरीय भाग है और आपकी ये लहर जा रही है, तट से टकराई, ठीक है। तट से टकराने के बाद कुछ जल समानांतर प्रवाहित होने लगा, तो ये तो विलांचली धारा हो गई, ठीक है। कुछ जल इस सतह के नीचे प्रवाहित हुआ, ये आपका आधा प्रवाह हो गया। तथा कुछ जल जो होता है वो तट से टकराने के बाद उसी रास्ते से पीछे चलता है, ठीक है, तो इसे ही हम तरंगिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि महासागरीय जल परिसंचरण क्या है, जिसमें हमने लहर की बात की कि लहरों को शामिल किया जाता है, धाराओं को शामिल किया जाता है, ज्वारीय तरंग और सुनामी को शामिल किया जाता है। जिसमें हमने आज लहर की बात की कि लहर क्या होती है, उनकी उत्पत्ति के कारण कौन से होते हैं, उनके प्रकार कौन से होते हैं, तो इन सब पर आज हमने बात की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।